तो आज हम लोग को देखना है यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। देखो भैया, यूनिट का ये फंडा है कि आपको यूनिट निकालनी है, किसकी? केसी की यूनिट निकालनी है। तो इसमें अपन लोग कंसंट्रेशन रखते हैं ना, तो बस आपको यहां पर रखनी पड़ेगी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, अब कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट होती हैं, अपन लोग ने पढ़ा था पहले चैप्टर में। ठीक है, मोलैरिटी भी होती है, मोलैलिटी भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है। तो जनरली हम लोग मोलैरिटी यूज करते हैं। तो मोलैरिटी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन जैसे अपन लिखते थे, है ना, या फिर मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या फिर मोल्स पर लीटर के टर्म्स में भी आप उसे लिख सकते हो। और बस इसकी डेल्टा टू द पावर एन लगा देना। और डेल्टा एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, जो किससे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इससे निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? जैसे कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते तो हमारी समझ में आ जाएगा। हमने वही हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन किया, 3H2 gives 2NH3, 2NH3। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। हमने कहा इसके लिए इसकी यूनिट लिखिए। तो यूनिट हम कैसे लिखेंगे बेटा? तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ केसी। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पर यूनिट के लिए हम क्या लिखते हैं। देखो, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, हम केसी का एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं, पूरी ड्राइव करके दिखा देते हैं आपको, फिर शॉर्टकट तरीके बताएंगे। NH3 का कंसंट्रेशन टू द पावर 2, N2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1, और H2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 3। हमने ये रख दिया। अब NH3 को काय में इसकी यूनिट क्या लोगे? मोलैरिटी M, मोलर सॉल्यूशन है टू द पावर 2, मोलर सॉल्यूशन है नाइट्रोजन का टू द पावर 1, और H2 का जो भी कंसंट्रेशन है टू द पावर 3। हमने ये रख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा? देखो, 3 और 1 4 हो गया, और ऊपर क्या है? ऊपर आपका 2 है। तो कितना डिफरेंस निकला? नीचे आपका, यानी ये 2m से आपका ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो टोटल यहां पर क्या बचा है? 1/m टू द पावर 2। अब m टू द पावर 2 को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? m-2, m-2। अच्छा, m को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। पर लीटर में हम -1 लगाते हैं, तो टू दी पावर हमने क्या कर दिया? -2 कर दिया। तो -2 कर दिया तो ये क्या बन गया? मोल्स इनवर्स स्क्वायर। और लीटर क्या हो गया? ऊपर आ गया, लीटर स्क्वायर। ये चीज निकल आई। लो बेटा, फिर से समझ, केसी इज इक्वल्स टू, अब NH3 के लिए तुम क्या लिखोगे? मोल्स पर लीटर लिखोगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स का स्क्वायर और पर लीटर का स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। और यहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? मोल्स का क्यूब अपॉन लीटर का क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, अच्छी बात है। इसे फर्दर अपन और खोल सकते हैं क्या? इसे 2 बार लिख लें, मोल्स पर लीटर लिख लिया। अच्छा, अच्छा, इसे अपन 3 बार खोल सकते हैं, मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसे काट देते हैं। मोल्स पर लीटर, एक तो इससे कट गया, एक इससे कट गया। अब देखो, ये दोनों लीटर कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हो गया? लीटर स्क्वायर, है ना। और दोनों मोल्स कहाँ है? नीचे है। तो मोल्स को अगर ऊपर करके लिखते हैं तो -2 करके लिखेंगे, इनवर्स स्क्वायर। खत्म हो गई बात। आ गया समझ में? नहीं आया? अब जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दी, देखना, मैंने दिया H2 प्लस I2, गैसियस है, गैसियस है, इट गिव्स 2HI। और ये भी कैसा है? गैसियस है। अब मैंने कहा इसके लिए यूनिट लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो आपको यहां मालूम है डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है कि नहीं हो गई? है ना। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा?
तो देखो m टू द पावर 0 हो गया, और m टू द पावर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, यूनिट लेस। क्या हो जाएगी, यहां पर कोई भी यूनिट नहीं लिखोगे, यहां पर आंसर जब भी लिखोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से इसकी ये कट गई। किसे ये बात समझ में नहीं आई है, मैं समझा दूं अच्छे से इलस्ट्रेट करके। नहीं आई है, ठीक है। देखो बेटा, हम केसी की वैल्यू लिखेंगे, एच आई का कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो गया है, 2 हो गया है। H2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1, I2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 हो गया है। अच्छा, इसके लिए क्या लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर, और एक बार और लिख लोगे मोल्स पर लीटर, लिख लिया। नीचे क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा मोल्स पर लीटर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इससे ये कट गया है, इससे ये पूरा पूरा कट गया है, तो ये क्या हो गया, टोटल 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये चीज कैसी हो गई है, यूनिट लेस। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो रहेगी, केसी और केपी की यूनिट जो रहेगी, वो आपकी रिएक्शन के हिसाब से चेंज होगी, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बता दिया था कि किसी भी सॉलिड को हम इसमें कंसीडर्ड नहीं करते, ये चीज मैंने पहले बता दी थी कि नहीं बता दी थी। जैसे मैं आपको ये एक, चलो अच्छा समझाई दी थी तो बात ही छोड़। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, और देखो बेटा, ये प्रिंसिपल बड़ा ही काम का होने वाला है। एक ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये जो रहते हैं ये बहुत काम के होते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत दूर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप जो प्रैक्टिकल्स भी करते हो, तो प्रैक्टिकल्स में मैक्सिमम चीजें, कोई चीज क्यों सॉल्युबल हो रही है, एक्सेस करने पर क्यों सॉल्युबल हो रही है, कम पर क्यों इनसॉल्युबल है, एक्सेस करने पर प्रेसिपिटेट क्यों डिसॉल्व हो जा रहा है, ये सारी चीजें जो काम करती हैं वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से काम करती है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन में भी ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज होता है, कई जगह पर इसका यूज होता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझना ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। In a process, if a process is in equilibrium, if a process is in equilibrium, प्रोसेस बोल सकते हो या रिएक्शन बोल सकते हो, एंड ऑन डिस्टर्बिंग equilibrium by changing concentration, pressure, temperature, the equilibrium will shift to that direction where this effect of change is minimized or zero. और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of a compound, equilibrium will shift in that direction where the compound is consumed.
दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर at equilibrium, equilibrium will shift in that direction where number of molecules are less. That is where volume decreases. तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction goes in that direction where temperature is consumed. चलो बच्चों इसे समझिएगा। देखो बेटा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जो दो डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड, उसका फेट, उसका नसीब क्या है? उसका नसीब ये है कि उसे इक्विलिब्रियम में आना ही आना है। दुनिया की हर चीज को इक्विलिब्रियम में आना है। समझ में आ रही है बात? जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसका फेट ये है कि उसे पूरा पूरा प्रोडक्ट बना देना है, पर रिवर्सिबल रिएक्शन में उसे इक्विलिब्रियम में आना ही आना है। इक्विलिब्रियम में आना ही आना है, ये उसका नसीब है। जैसे अपना नसीब होता है, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है, डेथ अल्टीमेट फेट होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका इक्विलिब्रियम में पहुंचना, ये इसका फेट है, ये इसका नसीब है। लास्ट में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, ठीक है। अब अगर हम कुछ फैक्टर्स से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें यहाँ पर हम रिएक्शन क्यों कराते हैं? प्रोडक्ट के लिए, कि हमारा पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए। और रिवर्सिबल रिएक्शन की एक खासियत कह लो या ड्रॉबैक कह लो कि उसमें पूरा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है, तो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट बने, तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे, हम ये देखेंगे, पढ़कर देखेंगे कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कम जाए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चले जाए, यानी इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराएं। तो हम उन्हीं फैक्टर्स को यहां पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हम इन्हीं चीजों को यहां पर समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे सपोज करो हमारी एक कोई रिएक्शन हो रही है, फिर से वही हम हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन ले लेते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हमने ये ले लिया भैया। और ये सपोज करो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, और इक्विलिब्रियम पर इसके 30 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 60 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके भी 60 बने। अब इक्विलिब्रियम पर अगर इसका कंसंट्रेशन ये हो गया तो क्या ये चेंज होगा? अब ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रही है? जैसे आप रात में सो रहे हो, अब सोते में क्या हो गया, आप इक्विलिब्रियम में आ गए, अब आराम से आप पड़े हुए हो। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी अगर वह हरकत करेंगे जो आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे, यानी आपकी नींद को डिस्टर्ब करे, जैसे बहुत सर्दियां हैं, हमें थोड़ी सी रजाई की चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा काम करोगे कि हमारे उस चेंज को, जो हम चेंज लेकर आए हैं, आप उसको अनडन कर दो या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दो, वापस रजाई खींचकर मुंह पर डाल दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। गर्मियों में आप सो रहे हो, अब लेके आप सो रहे हो गहरी नींद में, हमने लाइट चला दी बहुत तेज वाली, तो आप क्या करोगे, अब नींद में से उठकर लाइट तो बंद करने जाओगे नहीं, नींद डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पास में जो तकिया रखा है उसे उठाकर से आंखों पर रख लोगे, लो भैया हो गई लाइट बंद। बात समझ आ रही है? तो यानी आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे कि हमने जो चेंज किया है आपके इक्विलिब्रियम में, जो हमने खलल डाला है, उसे आप ओवरकम कर सको, उसे कैसे कम से कम कर सको या जीरो कर सको। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम पर जो इनका कंसंट्रेशन हो गया, ये अपने कंसंट्रेशन को उतना ही का उतना कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, ये इक्विलिब्रियम पर है
और इक्विलिब्रियम पर अगर मैं NH3 के मॉलिक्यूल्स को, कुछ एक मॉलिक्यूल्स को निकाल लूं, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जहां पर ये से बढ़ा दे, तो बढ़ा दे तो बढ़ेगा कब? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब रिएक्शन और आगे चलने लगी कि नहीं? इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन चलनी बंद हो गई थी ना। तो अगर मैं NH3 को निकाल लूं, तो NH3 का कंसंट्रेशन कम हो गया और N2 और H2 का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बढ़ गया। इसे फिर से कांस्टेंट पे लाना है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम प्रोडक्ट को लगातार निकालते जाए रिवर्सिबल रिएक्शन में से, तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर हम रिएक्टेंट को बढ़ा दें। अब देखो, हमने प्रोडक्ट को नहीं निकाला, ये 60 है, लेकिन हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, तो फिर से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां ये कंज्यूम हो जाए, और कंज्यूम कहां होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसे ही अगर हमने N2 और H2 को कम कर लिया, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगी? या हमने NH3 को बढ़ा दिया तो कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यही चीज मैंने लिख पाई, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो, अगर प्रोडक्ट का बढ़ाया तो ये बैकवर्ड में जाएगी, और रिएक्टेंट का बढ़ाया तो फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगी। ठीक है, या प्रोडक्ट का कम भी कर लिया, जरूरी नहीं है हर बार इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। ठीक है ना, अगर डिक्रीज किया तो भी आपकी ये कहां जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, जहां डिक्रीज हुआ उसे बढ़ाने के लिए रिएक्शन उसकी साइड आगे बढ़ेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द कंपाउंड इज कंज्यूम्ड। अगर बढ़ाते हो तो ऐसा, और घटाते हो तो जस्ट उल्टा होता है। इसे बढ़ाने के लिए रिएक्शन होगी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया कंसंट्रेशन। अब दूसरा देखो, इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर इसी रिएक्शन में इनके कुछ प्रेशर है, अब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई और हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। देखो, इक्विलिब्रियम जब आया तो प्रेशर भी क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए कि नहीं हो गए? सभी जगह के प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर तो पूरी वेसल का है, प्रेशर तो पूरी वेसल का है भाई, जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है। ऐसा थोड़ी है N2 और H2 अलग है और NH3 अलग है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना भाई। ये सभी के सभी एक ही वेसल के अंदर तो कर रहे हैं रिएक्शन। यहीं पर आपका N2 है, यहीं H2 है, 3H2 है, और यहीं 2NH3 बन रहा है। ये सब मिलकर यहीं पर प्रेशर डाल रहे हैं, टोटल पूरा प्रेशर, और इक्विलिब्रियम आ गई और अब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया? यहां पर प्रेशर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर प्रेशर क्या हो जाए? कम। और प्रेशर कम कैसे होता है? वॉल्यूम को बढ़ाकर। नहीं आई समझ? अरे भैया, ये है, देखो थर्मोडायनेमिक्स अपन ने पढ़ा है ना, हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, यहां गैस भरी हुई है। ठीक है, अब आपको प्रेशर अगर इधर का बढ़ाना है तो दो तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या फिर क्या कर दो? वॉल्यूम को कम कर दो। यदि इस पिस्टन को नीचे लेकर आ गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब आपको प्रेशर को कम करना है, तो कैसे करोगे? अब ये वेसल, तो आप यहां पर क्या कर दोगे? प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को बढ़ा दोगे कि नहीं बढ़ा दोगे? ठीक है, अच्छा। अब सपोज करो हमने ये रिएक्शन ले रखी है और इसमें हमने मूवेबल पिस्टन भी नहीं लगाया। अब तो हमने मूवेबल पिस्टन भी नहीं लगाया और हमने यहां पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? तो देखो, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर वॉल्यूम कम हो जाए। अब वॉल्यूम कैसे कम होगा? यहाँ तो पिस्टन लगा ही नहीं है। तो यहां देखो, यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स मिलकर कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं? तो जब ये 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये 4 मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 4 से 2 बन रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 4 मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 बना रहे हैं। तो हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम। और वॉल्यूम कम कब होगा? तो इसका मतलब जब ये आपस में रिएक्ट कर जाएं, और रिएक्ट कर जाएं और ये बना लें। देखो, इस साइड 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6। फर्क क्या है? फर्क ये है कि 6 और 2 8, 8 एटम मिलकर, यहां पर देखना, ये 8 एटम मिलकर 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और यहां 8 एटम मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं।
समझ में आ रही है बात? अब आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां वॉल्यूम कम हो जाए। और वॉल्यूम कहाँ कम हो रहा है? यहाँ 8 एटम मिलकर 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं और यहाँ 8 एटम मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं? तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और प्रेशर कम कर दोगे तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो यही स्टेटमेंट यहां दिया, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस, वेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट यहां देखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम है और टेम्परेचर फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी तो फिक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया? तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए भाई, अगर एक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में याद रखना कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। बहुत अच्छे से याद रखना। अगर इस डायरेक्शन में ये हीट निकालती है तो इस डायरेक्शन में ये हीट को कंज्यूम करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन। कंफर्म बात है ये, बिल्कुल कंफर्म बात है। तो अब यहां पर ये हीट निकाल रही है, मतलब इसे हीट पसंद नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आप हीट दे रहे हो, तो हीट किस डायरेक्शन में लेती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंडोथर्मिक में ले रही है ना, तो ये रिएक्शन कहां जाएगी? एंडोथर्मिक की ओर जाएगी, जहां हीट कंज्यूम हो रही है। On increasing temperature, reaction goes in that direction where temperature is और heat is consumed। और हीट जहां कंज्यूम होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक की ओर जाती है। ठीक है। अच्छा, प्रेशर में एक और केस आ जाता है। अब सपोज करो दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2 है और I2 है, एंड इट गिव्स 2HI। दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बराबर हैं कि नहीं? तो यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने का कोई भी यहां इफेक्ट नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम वहीं का वहीं रहता है, वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि वॉल्यूम तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शंस जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, वहां प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा कौन? ली चैटलियर प्रिंसिपल। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम खत्म हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम खत्म हुआ। और यहां से चालू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या चालू होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होता है। ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पर पाया जाएगा? बनी बात है, जहां पर आयंस मौजूद होंगे। और ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसे पानी में डालते हैं और वो अपने आयंस देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम यहां पर समझ जाते हैं, तभी हमें समझ में आता है कॉमन आयन इफेक्ट। बेसिकली हमें समझना कॉमन आयन इफेक्ट ही है, पर इसे समझने के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? हाँ भाई सौम्या बताइए बेटा, क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? कल्पना, शिफत,
वेरी गुड बेटा, शाबाश। अभी अभी तो मैंने बताया था, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसे हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने पर जो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, जो आयंस में टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसोशिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। द कंपाउंड्स which dissociates or ionizes into ions on dissolving in water। अच्छा एक बार बताइए, डिसोशिएट और आयोनाइज दोनों के बीच में फर्क मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? मालूम है नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। देखो बेटा, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, समझना है यहाँ पर। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, यानी जो आयंस से मिलकर बने रहते हैं, यानी जो ऑलरेडी आयनिक रहते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl में ऐसा है, आयंस ऑलरेडी मौजूद हैं, बस ये इमोबाइल है, यानी एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी ये फ्री नहीं है। आयन ऑलरेडी है, दे आर ऑलरेडी आयंस, ऑलरेडी आयंस इन सॉलिड स्टेट। अपनी सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी इनके अंदर आयंस हैं, बट इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकते एक दूसरे से। क्यों? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए। अच्छा, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट में भी कौन से कंपाउंड? तो हमने ये बोल दिया कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनमें आयन नहीं होता है, इनमें आयन नहीं। अब जैसे हमने इसे पानी के अंदर डाला HCl को, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो H+ को अलग कर देंगे और Cl को अलग कर देंगे। एक्चुअल में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ये हाइड्रोजन से पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि बीच में से हल्का सा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्लोरीन की ओर आ गया, पूरा नहीं आता। तो ये आयंस तो नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट ऑलरेडी आयंस। अब जैसे ही वाटर में डाला, तो वाटर क्या करेगा? वाटर कहेगा भाई नेगेटिव पार्ट इसकी साइड कर देगा, किसकी साइड कर देगा? हाइड्रोजन की साइड। कहेगा भाई तुम उससे अलग क्यों नहीं हो रहे हो? वो कहेगा मुझे अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मेरा। वो कहेगा नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, वाटर कहेगा। वाटर कहेगा हम दे रहे हैं भाई नेगेटिव चार्ज, सारे नेगेटिव को इस ओर लगा देगा और पॉजिटिव इससे दूर कर लेगा। वाटर पोलर होता है सॉल्वेंट, और सेम काम वो Cl के साथ करता है। वो कहता है भाई तुम क्या है, इससे जुड़े हुए क्यों? वो कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कहेगा खींच लो। क्यों नहीं खींच पा रहे हो? वाटर पूछेगा। तो क्लोरीन कहेगा भाई पॉजिटिव चार्ज की कमी बढ़ रही है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और मिल जाए, ताकत मिल जाएगी, मैं खींच लूंगा इससे। तो वाटर कहेगा भाई पॉजिटिव चार्ज हम तुम्हें दे दे रहे हैं, सारे पॉजिटिव वाले पोल्स को वो इस तरफ लगा लेगा और नेगेटिव वालों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा लेगा। अब यहां से ये इसके पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बना, H+ और यहाँ पर क्या बना है? Cl-1। अब ये आयंस बन गए कि नहीं बन गए? तो यहां पर हमने आयंस बनाए हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आयंस बनाते हैं, ऑलरेडी आयंस नहीं है, कंप्लीट चार्जेस नहीं है H+ पे और Cl पर, पार्शियल चार्जेस है। जब कंप्लीट चार्ज आ जाएगा तो हम उसे आयंस बोलेंगे। तो इसने आयंस बनाया है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को जब हमने वाटर के अंदर डाला, तो उसने आयंस का फॉर्मेशन किया, तो हमने इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा। और आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला तो ऑलरेडी ये आयंस थे, बस इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाकर हमने तोड़कर आयंस को फ्री किया है, फ्री किया है हमने। ये आयंस ऑलरेडी थे, क्या हमने आयंस बनाए? या नहीं, तो बस हमने इन्हें अलग किया है। और अलग करने को हम कहते हैं डिसोशिएट, जोड़ने को कहते हैं एसोसिएट, तो अलग करने को क्या कहेंगे? तो ये होता है डिसोसिएशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो आयनिक कंपाउंड्स में डिसोसिएशन होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनाइजेशन होता है। ठीक है भैया? तो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो डिसोशिएट या आयोनाइज होते हैं, किसमें? आयंस में। कब? जब इन्हें पानी के अंदर डाला जाता है, ये आयंस देते हैं। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं,
एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। बाकी का पढ़ाएंगे